तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपकी दुआओं में हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं अपने 18 साल से लेकर आज तक की जर्नी में आप लोगों को शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था और बहुत लोग पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। और तो मैं कमेंट में तो एक एक को कैसे मैं बताती, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो आज का वीडियो मेरा मोटिवेशनल ही वीडियो रहेगा, ठीक है। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी हर वीडियो पॉजिटिव ही रहे, इसीलिए मैं अपने आंखों में आंसू नहीं आने देती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि जब मैं 18 साल की थी तभी मेरी मैरिज हो गई थी। मैं यानी कि 18 साल में ही मैं ससुराल मेरी विदाई हो गई थी। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो मुझे बिल्कुल मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई थी वहाँ से, जो मेरे साथ घटना घटी थी। और उस टाइम पर मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिर कुछ दिन बाद ही मैं मायके आ गई। मायके में मैं रह रही थी, वहाँ सब लोग मेरा देख रेख कर रहे थे। ससुराल वाले भी आ रहे थे देख रेख करने के लिए, मिलने आते थे और सब लोग मुझे देख रेख कर रहे थे। सब लोग ठीक ठाक, सबका व्यवहार सब ठीक ठाक था और मैं जानती थी कि पूरी लाइफ सबका व्यवहार ऐसे ही रहेगा। मुझे नहीं पता था कि सब लोग इतना चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पता है, जो भगवान के हाथ में था वो तो भगवान ने किया, लेकिन इंसानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने में। और हमें लगता है कि शायद मेरी ही बात नहीं है, ये हर लेडीज़ों की बात है, ठीक है, हर घर की बात है। मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई घर होगा कि जहाँ लेडीज़ों को परेशान ना किया जाता हो। मुझे तो बहुत ही परेशान किया गया। मैं क्या बताने लगी यार, मुझे ये सब नहीं बताना है, छोड़ो सारी बातें। तो मैं बता रही थी कि जब मैं मायके में रह रही थी तो 7 महीने बाद फिर बेटे की मेरा बच्चा हुआ, पूरे 7 महीने बाद। उसके बाद फिर ऐसे चलता रहा और पढ़ाई मेरी, मैं आगे पढ़ाई, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं सोचती थी किस लिए पढ़ाई करूं। मतलब मैं उस टाइम बिल्कुल पागल सी हो गई थी कि मैं किस लिए पढ़ाई करूं, क्या रखा है इसमें। लेकिन पापा मेरे बहुत समझाए फिर मुझे कि नहीं नीलू, ये तुम्हारे हाथ में रहेगा, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इतना पापा के समझाने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर बीएड का फॉर्म मैंने डाला, बीएड में नाम आ गया। फिर मैंने ग्रेटर नोएडा से मैंने बीएड किया। उसके बाद बेटा भी मेरा बड़ा हो गया था, 3-4 साल का हो गया था। उसको भी पढ़ाई, एडमिशन ज़रूरी था, पढ़ाना ज़रूरी था उसको भी। तो भाई मेरे बोले कि नीलू इसका एडमिशन करवाना है, कोई स्कूल देख लो और एडमिशन करा दो। फिर भैया ही मेरे एक स्कूल देखे और बोले कि मैं स्कूल देख लिया हूँ नीलू और इसका एडमिशन करवा दो। तो मैं गई, एडमिशन करवा आई। मेरे पास जो पैसे थे मैं एडमिशन करवाई। उसके बाद हर महीने फीस बच्चे की लगनी थी, मैं कहाँ से देती। और मायके में मेरे सब लोग अपने में खुद ही बिजी थे, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और पापा भी मेरे रिटायर थे और बुढ़े हैं पापा मेरे, तो उनके पास भी इतना नहीं था। तो ऐसे ही मेरा चल रहा था। फिर और फ्रेंड्स पता है, अगर कोई 150 दे जाता है तो उससे खर्चा तो चलता नहीं है। तो मैं पास ही के स्कूल में पढ़ाने लगी और उसी से मेरा फिर खर्चा, मेरा खर्चा और मेरे बेटे का खर्चा उसी से चलने लगा। फिर स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, कुछ ही दिन बीता तो ससुर मैंने बोले कि वहाँ पढ़ाती है मेरी बेइज्जती होती है, कि बहुरिया उनकी वहाँ पढ़ा रही है और कुर्सी पर बैठी रहती हैं, उस पर भी मेरी बेइज्जती होती है, तो स्कूल में ना पढ़ाएं। ये बात पापा सुने, तो भैया सुने, सब लोग बोले कि समझाने लगे मुझे। लेकिन जब वहाँ से ज़्यादा प्रेशर आया तो स्कूल मुझे, वो भी सब लोगों ने मिलकर मेरा स्कूल वो भी छुड़वा दिया। फिर मेरे खर्चे बंद हो गए। और मेरा ही क्या, आप लोगों को पता होगा कि ज़रूरी नहीं कि चाट पकौड़े और अच्छे अच्छे कपड़े ही चाहिए, फिर भी पर्सनल खर्चे होते हैं। तो खर्चे कहाँ से आते। और फिर बेटे का खर्चा,
तो मैंने पापा से बात किया, तो पापा बोले कि देखो अगर कहीं लखनऊ में स्कूल देखो, अगर तुम्हें मिल जाता है तो वहीं पढ़ाओ, यहाँ तो तुम्हें कोई पढ़ाने नहीं देगा। और फ्रेंड्स मेन चीज़ खर्चे का ही था कि 150 अगर कोई दे जाता था, मुझे देखने आता था, तो उससे खर्चा तो चलता नहीं था। और अकेले का होता तब भी बात अलग थी, बच्चा मेरे साथ था। फिर लखनऊ में मेरी एक फ्रेंड थी रीता पाल, मेरे साथ बीएड की थी। मैंने उनका नंबर ढूंढा और मैंने उनको कांटेक्ट किया। फिर उनसे मैंने कहा कि यार मेरे लिए कहीं स्कूल देखो। तो लखनऊ में मेरे लिए वो स्कूल देखी और फिर मेरे से बात की कि मैं स्कूल देख ली हूँ और आके तुम यहाँ बात कर लो। फिर मैं पापा से बात की कि पापा ऐसे ऐसे है और मुझे लखनऊ में पढ़ाना है। तो इसमें लखनऊ जाने के लिए सिर्फ मेरे पापा मेरे साथ थे, बाकी मेरे घर में भी सब लोग मेरे खिलाफ थे। लेकिन जब पापा साथ थे तो मुझे किसी की डर नहीं थी। फिर मैं लखनऊ आ गई और लखनऊ 1 हफ्ता मैं थी स्कूल में। मैं गई, रिज्यूम जमा की, 1 हफ्ता मैंने टीचिंग किया। वहाँ पर भी मैंने बात किया कि मेरा बेटा है वो भी यहाँ पढ़ेगा। फिर 1 हफ्ते बाद मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ लखनऊ आ गई। और उसके पहले फ्रेंड्स 8 साल मैं अपने मायके में थी। फिर मैं अब लखनऊ बच्चे को लेकर पढ़ा रही थी, ऐसे ही मेरा रोजी रोटी चल रहा था। और जब मैं लखनऊ आई फ्रेंड्स, तो मेरे कैसे दिन एक एक निकले हैं, मैं क्या बताऊं आप लोगों से। लखनऊ आने में मेरी दीदी भी मेरी मदद की थी। कुछ बर्तन मेरी दीदी दी थी और कुछ बर्तन मेरी मम्मी दी थी। लेकिन फिर भी कितना कौन मदद करता, बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम पर। फिर मैंने फ्रेंड का भी मदद लिया। फ्रेंड भी किसी से कम नहीं होते हैं। तो ऐसे ही मेरा खर्चा भी, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुई कि मैं 1 महीने में दाल नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे पास कुकर नहीं था 1-1.5 महीने। उसके बाद दीदी मेरी अपना एक कुकर दी मुझे और मेरे पास चिमटे नहीं थे। मैं रोटी किसी तरह बिना चिमटे के बनाती थी गैस पे। और पानी भरने के लिए मेरे पास बाल्टियाँ नहीं थी। फ्रेंड्स क्या क्या मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या फेस किया जब मैं लखनऊ में थी। मैंने लाइफ में कभी गरीबी अपने नहीं देखी थी, लेकिन सब कुछ मैंने देख लिया। और वो गरीबी नहीं थी, लोगों ने मुझे दिखाया गरीबी। और पापा की भी इसमें गलती नहीं थी। आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी का दोष नहीं देती हूँ। ऐसे ही मेरा फिर लखनऊ में चल रहा था। फिर लॉकडाउन आ गया, मेरी जॉब भी छूट गई लॉकडाउन में। अब मैं बच्चों को प्राइवेट पढ़ा के ट्यूशन, उसी से मेरा खर्चा चल रहा है। और ट्यूशन में फ्रेंड ज़्यादा कुछ मिलते नहीं हैं, क्योंकि कुछ बच्चे गांव चले गए थे तो बच्चे भी इधर उधर हो गए। तो ट्यूशन में भी अब इतना नहीं मिलता कि जिससे मेरा खर्चा चल सके। और अब मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया है, 12 साल का हो गया है, 12-13 साल का हो गया है। तो उसका भी, अब उसके भी पीछे खर्चा है। वो भी पैसा कहीं बिस्किट के लिए, कहीं टॉफी के लिए कुछ ना कुछ मांगता रहता है। कहीं कॉफ़ी चाहिए, कहीं पेन चाहिए। तो फ्रेंड्स सब मेरे से नहीं हो पाता है। मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, यही सारा सोच के मैं आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर कर देती हूँ, अपनी बात शेयर कर देती हूँ, तो थोड़ा मुझे तसल्ली मिल जाता है। और है रही बात सेकंड मैरिज की, तो फ्रेंड्स अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी मैंने 100% ये नहीं किया है कि मैं शादी ही करूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि करूँ कि ना करूँ। और घर वाले अगर साथ देते हैं, सब लोग अगर सक्षम होते हैं, सब लोग अगर साथ देते हैं मेरा, तो मैं करूँगी, वरना नहीं करूँगी फ्रेंड्स। अपने अकेले पे नहीं करूँगी, क्योंकि इतने साल पे मैंने एक एक कदम फूंक फूंक के रखा है कि कोई मेरे पे उंगलियां ना उठा सके। तो कभी मैं अपने घर की इज्जत नहीं जाने दूंगी और ना कभी उंगलियां उठाने दूंगी किसी को। तो फ्रेंड्स अगर सब तैयार होते हैं तो मैरिज करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। यही था। अगर अब आप लोगों को आप लोगों के कुछ सवाल बचे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम ज़रूर बताएंगे फ्रेंड्स।
और जो भी मेरे माइंड में था मैंने बता दिया। और अगर आप लोगों से फ्रेंड्स हो सके तो मेरी यही हेल्प करना कि मेरी वीडियो शेयर कर देना प्लीज़ फ्रेंड्स। आप लोगों से मुझे यही हेल्प चाहिए कि अगर हो सके तो मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे YT से ही कुछ मिलने लगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय।